हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों हमारा पहला चैप्टर चल रहा है राष्ट्र निर्माण की चुनौती को हम लोग आपका देख रहे थे। तो प्रमुख 4 चुनौतियों को हम लोग इसमें चैप्टर के अंदर एक एक करके हम लोग आपका पढ़ चुके हैं। इन सारी चीजों को अमृता प्रीतम के बयान, विभाजन का जो आपका पुनर्वास और उसकी क्या प्रक्रिया प्रोसेस है, किस तरीके से लोगों ने जो आपका विभाजन है उसको झेला है, और विभाजन का होने का कारण क्या रहा था, मुस्लिम लीग का द्विराष्ट्र सिद्धांत जिन्होंने मांग की थी। इन सारी चीजों को हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत देख चुके हैं, बात कर चुके हैं। तो यहाँ तक क्वेरी, कोई डाउट किसी बच्चे का पूछ लीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। विभाजन का प्रक्रिया किस प्रकार से हुई, आगे चले। चलिए, देख चुके इतना, ठीक है। तो सारी चीजों को हम लोग देख चुके। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है हम लोग आपका कि कितनी रियासतों का भारत में विलय किया गया था, तो 565 अराउंड ऑफ हमारे यहाँ क्या थी आपका जो थी रियासतें थी, और उन सभी रियासतों का हमने विलय किया इसमें। और इन सबका विलय होने के बाद ही हमने ये सारी कंडीशंस को हमने देखा कि हमारे यहाँ स्थिति क्या है और किस प्रकार की स्थिति आपकी बनी हुई। क्लियर है? तो इतना हम लोग इसमें आपका देख चुके थे। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का? सरकार के नजरिए तक हम लोग बात कर चुके थे। चलिए, अगला पैराग्राफ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले एक बार देख लीजिए, कुछ पूछ लीजिए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है अब तक देश आजादी को लेकर? इतना जो हम आपका चैप्टर पढ़ चुके हैं, इसमें देख चुके हैं। कह रहे कि इससे आगे देख रहे हैं। सरदार पटेल रियासत के शासकों को पत्र, जो आपका सरदार पटेल ने रियासत के शासकों को पत्र लिखा था, इसलिए कि आपको भारत में विलय होना चाहिए। आपका विलय भारत में अगर होगा तो चीजें आसान रहेंगी। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े सीमाएं आजाद हिंदुस्तान में नई सीमाओं से मिली। अब सबकी इच्छा होगी कि ठीक है भैया, हम क्या करते हैं, सारे रजवाड़ों को, सीमाओं को भारत की नई सीमाओं के साथ हम लोग मिला लेते हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले भारतीय संघ में शामिल हो गए। अधिकतर रजवाड़ों के शासक ने भारतीय संघ में अपने विलय की असहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्शंस कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर किया गया, रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बन गए, और जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर की रास्तों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा सा कठिन हुआ। जूनागढ़ ने परेशान किया, हैदराबाद ने परेशान किया, कश्मीर का दिक्कत रहा, मणिपुर का। ये जो हुआ, जूनागढ़ आपका जनमत के द्वारा हुआ, ये आर्मी के द्वारा हुआ, और ये आपका कश्मीर विलय पत्र के माध्यम से, और ये भी आपका विलय पत्र, इसमें विलय पत्र। ठीक, कह रहे हैं बाकी से थोड़ा कठिन हुआ। इस अध्याय में हैदराबाद और मणिपुर की रियासत के विलय के मामले पर गौर करेंगे कि हैदराबाद की क्या कंडीशन रही और मणिपुर कैसे विलय हुआ, इसको हम लोग देखेंगे। और कश्मीर विलय के बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो हैदराबाद के निजाम के साथ सरदार पटेल, ये हैदराबाद के निजाम है, और आपको पता होना चाहिए हैदराबाद के निजाम ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना पैसा ब्याज पर देते थे। सोचिए, अपने पैसे को ब्याज पर। इतनी बड़ी रियासत थी हैदराबाद निजाम। ठीक, एक अपने आप में बहुत सॉलिड पर्सनैलिटी के रूप में बड़ी विख्याति पाई हुई थी। क्लियर है? तो हैदराबाद को पढ़ने से पहले एक बार वापस फिर मैं आपको वापस पहुंचाना चाह रहा हूं कि समस्या क्या थी। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रों का विलय करना कितनी बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा था, यह हमको थोड़ा सा गौर करना चाहिए। क्लियर है? ताकि हम लोग उसको क्लियर कर सकें कि भाई ये समस्या कैसी है और क्यों रही है। चलिए, तो यहां तक आपको क्लियर हुआ कि भाई क्या क्या स्थिति रही और क्या क्या इसमें कुछ बना होगा, किस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और
हम इस पर आपका बात करेंगे, आपका जुड़कर, कि किस प्रकार समस्या रही और ये सारी चीजें कैसी रही थी। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि मेन क्या रहा हैदराबाद को कैसे किया। सबसे पहले देखिए, हैदराबाद को रियासत को विलय करने में अगर किसी का योगदान था, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1785 से लेके 1950 के बीच में इनका जीवन काल रहा और बड़े एक बढ़िया नेता, भारत में शानदार लीडर के रूप में गिनती करते। आंदोलनकारी नेता थे, कांग्रेस के नेता रहे, महात्मा गांधी के अनुयायी थे, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और प्रथम देश के गृह मंत्री, देशी रियासतों को संघ में विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान आदि में इनकी क्या थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ये सारी चीजें हमने देखा। क्लियर है? हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी थी। पुराने हैदराबाद कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक और बाकी के आंध्र प्रदेश। तो अगर आप देखोगे कि रियल में कहाँ दिखाई देती है, तो कुछ तो महाराष्ट्र का हिस्सा, कुछ कर्नाटक का हिस्सा और कुछ आंध्र प्रदेश का हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। तो आपने एक मैप देखा था कल हैदराबाद रियासत का, हम वापस दिखा दें ताकि आपको थोड़ा सा विजन बने कि हम कहाँ की बात कर रहे थे। तो देखिए कहाँ गई, ये थी हैदराबाद रियासत। तो ये काफी बड़ी रियासत थी हैदराबाद, ये थी। ये क्या थी सारी, हैदराबाद रियासत के भाग की बात कर। अब क्लियर हो गया कि भाई कहाँ कहाँ पर हैदराबाद रियासत थी आपका। ठीक है? हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। जो हैदराबाद के शासक थे उसको क्या कहा गया, निजाम। और दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में बेशुमार किया गया, यानी कि बेहिसाब दौलत थी इनके पास। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए। निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। समझौते में 1 साल था और इसके बीच भारत सरकार ने हैदराबाद निजाम की बातचीत जारी रही। कैसे रखा, हैदराबाद को जो निजाम है उनसे अपनी बातचीत को उन्होंने जारी रखा। इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासक के खिलाफ एक आंदोलन जोर पकड़ा। तेलंगाना इलाके में निजाम दमनकारी शासन से खैरो खबर की खुशी थी। वे निजाम खिलाफत खड़े हुए और निजाम महिला के शासन से ज्यादा जुल्म का शिकार थी। कह रहे कि निजाम के खिलाफ लोग खड़े हो गए और महिलाएं निजाम के शासन से ज्यादा जुल्म का शिकार थी। महिला बड़ी संख्या में इस आंदोलन में आई। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया। गढ़ का मतलब होता है प्रमुख पॉइंट। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में थे। आंदोलन को देख निजाम के लोगों ने खिलाफ अर्धसैनिक बल का रवाना किया। राजकार कहा जाता है कि राजकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। राजकार मुसलमानों को खास तौर पर इस निशाने पर लिया। राजाकारों जो मुसलमान थे उनको उसको खास निशाने पर लिया गया। राजकारों ने लूटपाट मचाई, हत्या बलात्कार पर उतारू थे। 1948 में सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आई और कुछ तक रुक रुक कर लड़ाई हुई। बाद में निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। निजाम ने क्या किया, आत्मसमर्पण। और निजाम आत्मसमर्पण के साथ साथ हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। तो ये कैसे हुआ, सैनिक कार्रवाई से। सैनिक कह सकते हैं या आपका ऑब्लिक पुलिस कार्रवाई से क्या हुआ, आपका विलय हुआ। तो विलय किस तरीके से हुआ, तो आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? ध्यान रहेगा विलय क्यों रहा, कैसे रहा, ये थोड़ा सा अब आपको क्लियर हो गया होगा। विलय का कारण क्या रहा और कैसे हैदराबाद रियासत का
आगे बढ़ जाए। मणिपुर। आजादी के चंद रोज मणिपुर पहले महाराजा बोधचंद सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में रियासत विलय का एक सहमति पत्र हस्ताक्षर किया। तो आजादी से पहले क्या था, जो मणिपुर के महाराजा थे बोधचंद्र सिंह, इन्होंने क्या कर लिया, एक विलय पत्र बनाया कि हम लोग भारत के संघ में शामिल होंगे और उसकी हिमायत करते हैं। इसी एवज में आश्वासन दिया कि मणिपुर के आंतरिक सदस्यता बरकरार रहेगी, यानी कि तुम मणिपुर के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करोगे, बाकी हम भारत संघ में हैं। जनमत के बाद महाराजा ने 1948 में जून में चुनाव कार्रवाई और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत ने संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ और मणिपुर भारत का पहला ऐसा भाग था जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, पहले 16 वर्ष थी, ठीक, वो लोग अब चुनाव में भाग ले सकते हैं और चुन सकते हैं। मणिपुर की विधानसभा में भारत के विलय पर सवाल पर गहरे भेदभाव थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि रियासत को भारत में विलय किया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टी इसके खिलाफ थी। मणिपुर का निर्वाचन विधानसभा के परामर्श के बगैर भारत महाराजा पर दबाव डाला। भारतीय संघ में शामिल होने पर सम समझौते पर सरकार हस्ताक्षर दिए। भारत सरकार को इसकी सफलता मिली। मणिपुर में इस कदम को लेकर क्रोध और नाराजगी का भय पैदा हुआ और आज इसे आपका हम देख सकते हैं और बात कर सकते हैं। क्लियर है? आप देखिए, ना ना ना, उठिए मत महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए, इसी से काम हो जाएगा। कि आप मुझे विदेशी मामले दे दीजिए, अपना प्रतिरक्षा और संचार, बाकी सब अपने पास रखिए। कौन मांग रहे हैं? सरदार पटेल। अगर किसी देश का किसी का भी अगर हम विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो डोमिनेट कंट्री हो जाएगी, जिसके पास ये है। क्लियर है? डोमिनेट कंट्री हो जाएगी। राज्यों का पुनर्निर्माण। नंबर आया कि भाई राज्यों को पुनर्निर्माण करना चाहिए, जो राज्य बने हैं उनको हम लोग पुनर्निर्माण करें। बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं की गई कि भैया राष्ट्र निर्माण का अंत हो। ये भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी भी सामने थी। महज प्रशासनिक विभाजन का मतलब ना था। प्रांतों की सीमाएं इस तरह से तय की गई थी, तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और संस्कृति बहुलक की झलक मिले। ऐसा हमको राज्य बनाते हैं कि आपकी भाषा और संस्कृति की जो बहुलकता है वो बरकरार रहे, वो चमकती रहे। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमा प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी। कैसे की गई थी? जो प्रशासनिक सुविधा है उसी के लिहाज से तय की गई। ब्रिटिश सरकार जितने क्षेत्र जीत लिए उनसे एक प्रांत बना लिया गया और सीमा के चारों तरफ तय हो गया। किसी रजवाड़े के अंत में ये सारे चीजें तय की गई। हमारी राष्ट्रीय सरकार ऐसी सीमांकन बनावटी मामले खारिज कर दी। उस भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा दिया। 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। इसके बाद से सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मान लिया गया और राज्य का पुनर्गठन के आधार पर हो गया। अनेक प्रांतीय कांग्रेस समिति को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया और ये समितियां ब्रिटिश इंडिया प्रशासन के विभाजन में अपना कामकाज बरताती रही। क्या होगा, कैसे होगा, उन सारे कामकाज को उन्होंने बताया। ठीक। आजादी और बंटवारे के बाद स्थिति बदली। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बन गया तो इसमें अव्यवस्था फैल सकती है, देश के टूटने का खतरा पैदा हो गया। हमारे नेताओं को यह भी लगता था कि भाषावार राज्य के गठन दूसरी सामाजिक आर्थिक के मध्य भटक सकती है, इनकी चुनौतियों की चपेट में आती है।
केंद्रीय नेतृत्व ने मामले में स्थगन करने का फैसला लिया। अभी भी हाल में इस बंटवारे की याद ताजा नहीं हुई। जो याद है वो आपकी ताजा नहीं हुई। देख लिया, केंद्रीय नेतृत्व में इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों की चुनौती दी। जो केंद्रीय आपका नेतृत्व था उसने स्थानीय नेताओं और लोगों को आपका चुनौती है। पुराने मदरसे में तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध भड़का। पुराने प्रांत में आवास के प्रति तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल थे। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरला, कर्नाटक भी थे। विशाल आंध्र प्रदेश अलग राज्य बना और आंदोलन ने मांग की कि मद्रास प्रांत तेलुगु भाषी इलाके के अलग होने का नया राज्य आदेश बने। तेलुगु भाषी क्षेत्र लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास की भाषा में पुनर्गठन थी। केंद्र सरकार हा ना की दुविधा में थी। उनकी इस मनोदशा से आंदोलन ने जोर पकड़ा। कांग्रेस के नेता दिग्गज गांधीवादी पोटी श्री रामालू अनिश्चित काल में भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखना, अलग राज्यों को बनाने के लिए जो मांग चली थी उसमें उन व्यक्ति का नाम था, ध्यान रखना, जिनकी डेथ होती है। क्या नाम है? पोटोली रामालू। इससे बड़ी अव्यवस्था फैल गई। आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटना हुई। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल गए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए, मारे गए। मद्रास में विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीटों का इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1992 के दिसंबर में प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश का नाम बदलने की घोषणा की। भैया अब क्या होगा? कहानी होगी। अब अगर प्रांत के आधार पर राज्य बनाओगे, मद्रास आज के तमिलनाडु में, कुछ हिस्से केरल, कर्नाटक भी शामिल है, तो फिर उनको काटना, किसी क्षेत्र को तेलुगु बनाना, किसी को मलयालम भाषा के बेस पर बनाना, ये अपने आप में बड़ी कठिन समस्या का सामना कर रहा था। क्लियर है? तो ये समस्या आपकी कैसी थी? प्रबल होती जा रही थी। और आप जानते हैं कि अगर राज्य भाषा के आधार पर राज्य बनेगा तो उसके लिए क्या क्या समस्या पैदा होंगी। भारत में बहुत सारे राज्य बन गए, ये चिंता भी हमारे लोगों को सता है। क्लियर है? देखिए, चलिए देख लिया। अब देखिए, 1961 में जब राज्य पुनर्गठन हुआ, आप देखिए इस प्रकार के भारत का संरचना है। ये कब का है? 1961, क्योंकि पुनर्गठन हो चुका है। और 1961 में तो देखिए 1 2 3 4 3, दिल्ली तो उस टाइम भी यूटी थी, चलो ऐसे लिख लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये राज्य बने। ठीक, शुरुआत में 14 थे वैसे, ये बाद में बनाए गए। इस पूरे क्षेत्र को क्या बनाया गया? उत्तर पूर्वी फ्रंटियर एजेंसी। क्लियर है? ये फ्रंटियर एजेंसी बनी। असम को बहुत बड़ा स्टेट बनाया गया था उस टाइम। आज का त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर सब इसमें शामिल है। क्लियर है? चलिए, तो काफी कुछ हमने देखा कि विलय कैसे हुआ, क्या क्या चीजें रही, चुनौती, चैलेंजेस को। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत